नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लेकर आए हम आरआरबी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच एंटीबायोटिक डज नॉट रिक्वायर्ड ए सेंसिटिविटी टेस्ट। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स के लिए आपको सेंसिटिविटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है? कौन सी मेडिसिन एंटीबायोटिक को देने से पहले आपको सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करना पड़ेगा? तो सेंसिटिविटी टेस्ट हम करते हैं एलर्जिक रिएक्शन का पता लगाने के लिए। सेंसिटिविटी टेस्ट जो हम करते हैं वह एलर्जिक रिएक्शन का पता लगाने के लिए कि जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं उससे एलर्जी तो नहीं है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है उन सभी के लिए हम एलर्जिक टेस्ट करते हैं या सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। लेकिन जो मेट्रोनिडाज़ोल जो हम देंगे उसके लिए हम एंटीबायोटिक एलर्जिक टेस्ट नहीं करते हैं या सेंसिटिविटी टेस्ट। सेफोपेराजोन के लिए हम करेंगे, एमोक्सिसिलिन के लिए, मेरापेनम के लिए, सेफोडॉक्सिम के लिए, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे? सेप्ट्रेक्सोन के लिए इन सभी के लिए हम सेंसिटिविटी टेस्ट करें। लेकिन कभी भी हम मेट्रोनिडाज़ोल के लिए एलर्जिक टेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन विच मसल्स इज प्रेफरेबल फॉर IM इंजेक्शन। पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन के लिए कौन से मसल्स IM इंजेक्शन के लिए प्रेफरेबल है? तो IM इंजेक्शन हम बच्चों में, इन्फेंट में तो लगाएंगे, तो कौन सा साइड से लगाएंगे? तो इन्फेंट के लिए जो प्रेफर्ड मसल्स होती है वह है वेस्टस लेटरलिस। जो भी इन्फेंट चिल्ड्रंस होते हैं उनको हम वेस्टस लेटरलिस मसल्स में क्या लगाएंगे? IM इंजेक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट इन इन्फेंट। सभी मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स है एक को छोड़कर। इन्फेंट में सभी क्या है? मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम्स हैं, वो एक को छोड़कर। क्या नहीं है? टेंसेड फॉन्टेनल मेनिंजाइटिस का साइन सिम्टम नहीं है। हाई पिच क्राई, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी, ओवर फीडिंग, ये सभी क्या है? बच्चों में, इन्फेंट में मेनिंजाइटिस के अर्ली सिम्टम्स हैं। लेकिन कौन सा नहीं है? टेंसेड फॉन्टेनलिस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल चेकलिस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सर्जिकल जो चेकलिस्ट होती है इनमें इंक्लूड है एक को छोड़कर। तो जो भी सर्जिकल चेकलिस्ट हम देखेंगे तो सर्जिकल चेकलिस्ट में हमें 3 स्टेजेज होती है। जो सर्जिकल सेफ्टी की जो सेफ्टी चेकलिस्ट है इसमें 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है? पहली स्टेज तो है साइन इन, दूसरी है टाइम आउट और तीसरी है साइन आउट। तो कौन सी नहीं है? टाइम इन नहीं है। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, उसमें कभी भी टाइम इन नहीं आता है। साइन इन आता है, टाइम आउट आता है और साइन आउट आता है। वही बात करें हम कि जो साइन इन होता है वो किस चीज को बताता है? साइन इन बताता है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया को। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देने से पहले की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं साइन इन। वही बात करें टाइम आउट शो करता है विद द सर्जन प्रेजेंट, विद द सर्जन
प्रेजेंट, यानी कि इंसिजन लगाने से पहले की जो बिफोर स्किन इंसिजन बिफोर स्किन इंसिजन लगाने से पहले की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं टाइम आउट। और वहीं बात करें साइन आउट की, तो साइन आउट शो करता है बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम, पेशेंट जो ऑपरेटिंग रूम छोड़ने से पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं साइन आउट। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज ऑफ एड्रेनालिन इन नियोनेट इन सीपीआर? जब हम नियोनेट्स का सीपीआर कर रहे हैं तो उस टाइम हम एड्रेनालिन कितनी डोज देते हैं? तो ड्यूरिंग नियोनेटल सीपीआर, नियोनेट सीपीआर, जो एड्रेनालिन की जो डोज होती है, एडीआर की जो डोज होती है वो होती है 1 ml 1 ml ऑफ 1:10,000। कितनी होती है? 1 ml ऑफ 10,000, या फिर इसको बोलते हैं 0.05 mg पर kg के हिसाब से भी इसको दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? इन सभी में से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बात करें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी किसे कहेंगे? इन गर्ल ब्रेस्ट डेवलप एट ए atypically early age along with the growth chart। जो गर्ल्स होती है उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ग्रोथ चार्ट से पहले ही देखने को मिलता है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलेंगे, यानी कि ब्रेस्ट का साइज जल्दी से बढ़ रहा है, जो उम्र है उससे पहले ही, इसको भी बोलेंगे हम प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी किसे बोलते हैं? यानी कि जो प्यूबर्टी की एज होती है उससे पहले क्या हो जाना? प्यूबर्टी आ जाने, इसको बोलेंगे हम प्रीकोशियस प्यूबर्टी। वही दूसरी में बात करी, प्रीकोशियस प्यूबर्टी इज अर्ली प्यूबर्टी, यानी कि अर्ली प्यूबर्टी को हम क्या बोलेंगे? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलेंगे। ये भी सही है। इन हैपन व्हेन जीएनआरएच रिलीज अर्ली, तो ये जीएनआरएच भी क्या हो रहा है? अर्ली रिलीज है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्यूबर्सियस प्यूबर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। सभी स्टेटमेंट क्या है? रिलेटेड है किसके? प्रीकोशियस प्यूबर्टी के। ब्रेस्ट जल्दी बढ़ने लग जाती है, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, जीएनआरएच भी जल्दी रिलीज होने लग जाता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है डिग्री सेल्सियस जो हमें दिया गया है इंटू 9/5 प्लस 32। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है इंटू 9/5 प्लस हमें क्या करना है? 32। तो जैसे हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट while caring for a client after cardiac catheterization? एक नर्स है जो कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट की क्या कर रही है? केयर कर रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन, नर्सिंग एक्शन क्या होगा इस पेशेंट के लिए? कार्डियक कैथेटराइजेशन लगाने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन क्या होगा एक नर्स का? तो नर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन होगा वह है मॉनिटर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स। तो इस पेशेंट का क्या करना है? हमें प्रत्येक 15 मिनट में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर करते रहना है। प्रत्येक 15 मिनट में इसका क्या करना है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर करवाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन तो यही है। उसके बाद अगर बात करें, पेशेंट को रेस्ट भी प्रोवाइड करना है,
पल्स भी चेक करना है, ऑक्सीजन भी देना है, ये बाद के काम है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पहला जो काम है वो है मॉनिटर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉलोइंग इज ट्रू। एक पेशेंट है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, तो उसके लिए क्या सही है? तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वालों के लिए जो सही है वो है सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी इज टू बी सस्पेक्टेड। ऑलवेज पेशेंट में क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी सस्पेक्टेड होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए। देखो, ट्रैकियल इंक्यूबेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अभी भी हम ट्रैफिक वाले में नहीं करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते। ये जब हम करते हैं जब क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, तो हैवी ब्लीडिंग वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये करेंगे। और लेटरल पोजीशन में पेशेंट को नहीं लिटाना है। क्यों नहीं लिटाना है? क्योंकि भैया इसको क्या है, स्पाइनल इंजरी है। स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन में नहीं लेटाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ इज चेस्ट कंप्रेशन गिवन इन ए न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में हम चेस्ट कंप्रेशन कैसे देंगे? क्या टू थंब का यूज करेंगे, क्या टू फिंगर का यूज करेंगे, क्या थ्री फिंगर का यूज करेंगे, या फिर पाम का यूज करेंगे? तो जब भी हम न्यू बॉर्न बेबी में चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो उसमें ऑलवेज हम टू थंब ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम में यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा यूजिंग टू थंब ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस वाले पेशेंट में फोटोथेरेपी कितने बिलिरुबिन से ज्यादा हो जाएगा तब हम देंगे? तो फोटोथेरेपी देने के लिए पेशेंट का जो बच्चा है उसका जो बिलिरुबिन लेवल है वो मोर देन कितना होना चाहिए, बिलिरुबिन राइज अबाउ 15 mg पर DL, 15 माइक्रोग्राम पर DL से ज्यादा होगा, उस कंडीशन में हम क्या देंगे, उसको फोटोथेरेपी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान जो रूम है, फोटोथेरेपी रूम, उसका टेम्परेचर हमें कितना मेंटेन करके रखना चाहिए? तो जो फोटोथेरेपी वाला रूम है उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर द एज ऑफ 1 to 6 ईयर इज एवरी। चिल्ड्रंस को हम विटामिन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं 1 से 6 ईयर तक, तो प्रत्येक कितने महीने में हम उसको देते रहेंगे? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सोल्व किए थे कि विटामिन सप्लीमेंट्स हम देते हैं तो एवरी 6 मंथ में देते हैं। क्या देते हैं? एवरी 6 मंथ में हम क्या देते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं। तो आपका आंसर होगा कि प्रत्येक 6 महीने में 1 से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन सप्लीमेंट्स देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग लेडी प्रेजेंट विद रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग फॉलोइंग बाय द योर्जिंग बाय यूजिंग लेक्सेटिव, विच ऑफ द डायग्नोसिस। एक महिला है जो क्या कर रही है, बार बार एक्सरसाइज कर रही है और बार बार क्या कर रही है, लेक्सेटिव का यूज कर रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एक इस कंडीशन को हम कहेंगे बुलिमिया नर्वोसा। क्या कहेंगे इस कंडीशन को? बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में ऐसा ही देखने का पड़ता है, देखने को मिलता है। ये क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होती है, महिलाएं लार्ज अमाउंट में ईटिंग फूड्स लेती है, ईटिंग करती है, फूड्स लेती है एक बार में। क्लियर है? तो हमें ये कंडीशन कैसे देखने में, बुलिमिया नर्वोसा। वही बात करें हम हाइपरप्लेजिया कैसे कहेंगे? इंक्रीज
इन साइज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की साइज बढ़ जाना या टिश्यूज की साइज बढ़ जाना है हम क्या कहेंगे, हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। सिजोफ्रेनिया क्या है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर है। मैनिया, मैनिया में क्या है, ये यूफोरिया देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, यूफोरिया या फिर ग्रेट एक्साइटमेंट, ग्रेट एक्साइटमेंट इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 16 ईयर ओल्ड मेल ऑन IQ टेस्टिंग हैज ए मेंटल एज 9 ईयर ऑफ, एक 16 साल के बच्चे का IQ टेस्ट देखा तो उसका जो मेंटल एज दिखी वो 9 ईयर के बराबर दिखी, तो इस कंडीशन को हम कौन सा मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। तो जब भी हम IQ लेवल चेक करते हैं तो IQ लेवल चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। IQ लेवल चेक करने का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजी एज। क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला हम यूज लेंगे। ये फॉर्मूला यूज देखते हैं हम, इसकी क्या रिटार्डेशन हमें देखने को मिला है, मेंटल एज कितनी देखने को मिली है, 9, कितने साल का बच्चा है 16 और इंटू कितना 100 हमें करना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 56.25 हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे कौन सा है, मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन में IQ लेवल होता है 50 से 70, मॉडरेट में होता है 35 से 50, सीवियर में होता है 20 से 35 और प्रोफाउंड में देखने को मिलता है लेस देन 20। तो हमारे पास क्या आया, 56.25 आया। तो इसका मतलब है कि बच्चा क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग्स दैट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग्स कौन सी होती है। तो अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज में लेते हैं वो होती है डाइसल्फिराम। कौन सी होती है, डाइसल्फिराम का यूज हम किस में करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकमेंडेड पोजीशन फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वाले पेशेंट को प्रिवेंट के लिए हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए जो वेंटिलेटेड पेशेंट है उसके लिए जो रिकमेंडेड पोजीशन है वो है सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, सेमी रिकमेंडेड पोजीशन। ये होती है प्रॉपर पोजीशन। क्या होती है, प्रॉपर पोजीशन होती है। प्रॉपर पोजीशन का मतलब है कि जो हेड होता है बेड का, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करते हैं, बिटवीन हेड ऑफ बेड कितना होता है, 30 से 45 डिग्री एलिवेटेड होता है। सेमी रिकमेंडेड पोजीशन क्या होती है, हेड ऑफ बेड बिटवीन 30 टू 45 डिग्री एलिवेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी रिकमेंडेड पोजीशन। पोजीशन किस में दी जाती है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑब्टेन ओरल केयर बी प्रोवाइड टू वेंटिलेटेड पीरियड और वेंटिलेटेड पेशेंट। जो वेंटिलेटेड पेशेंट हैं उसको ओरल केयर कितने समय में प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो वेंटिलेटेड पेशेंट है उसको हम प्रत्येक 4 to 6 आवर क्या करते हैं, ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं। और ओरल केयर प्रोवाइड करने के लिए ओरल जो कैविटी होती है उसको रिंज करने के लिए, ओरल कैविटी को रिंज करने के लिए, ओरल कैविटी को रिंज करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं 1.2% ओरल क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन जो ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी को रिंज करने के लिए जो सॉल्यूशन हम यूज लेते हैं वो है
0.12% ओरल हेक्सिडिन। वहीं बात करें अगर प्लेग जमा हुआ है माउथ के अंदर, प्लग्स बने हुए हैं माउथ के अंदर, माउथ को प्लग्स को रिमूव करने के लिए या क्लीन करने के लिए, क्लीन प्लग ऑफ माउथ को क्लीन करने के लिए हम यूज लेंगे 1.5% हाइड्रोप्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या यूज मिलेंगे? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। 1.5% हाइड्रोजन प्रोक्साइड किस लिए? क्लीन, जो माउथ के प्लग्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। क्लियर है यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड फॉर्मेशन, फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है? कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? तो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए कौन सा? कैल्शियम भी रिक्वायर्ड है, कैल्शियम का होना भी जरूरी है। विटामिन के भी ब्लड क्लॉट के लिए रिक्वायरमेंट है। फिब्रिनोजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कौन सा जरूरी नहीं है? प्लाज्मिन। प्लाज्मिन जरूरी नहीं है। प्लाज्मिन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में काम आता है। क्या करता है? डिसॉल्व करता है। जो प्रोटीएज प्लाज्मिन होता है, प्रोटीएज जो प्लाज्मिन होता है, प्रोटीएज प्लाज्मिन होता है, वो ब्लड क्लॉट को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। तो ये तीनों क्या काम करते हैं? तीनों तो क्या काम? ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन प्लाज्मिन क्या करता है? डिसॉल्व करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कौन है? तो हार्ट के जो नेचुरल पेसमेकर वो है ऐसे नोड। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर। क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर। वहीं बात करें एबी नोड्स और बंडल्स ऑफ हीज। बंडल्स ऑफ हीज और ये क्या है? कंडक्शन सिस्टम का पार्ट है। क्या है? कंडक्शन सिस्टम का पार्ट है। तो वहीं बात करें मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं। बाइकस्पिड वॉल के भी नाम से भी जानते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल। इसको ही हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट इन आईसीयू विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। एक पेशेंट है जो सीओपीडी वाला है, वो आईसीयू में एडमिट है, तो उसको हमें ऑक्सीजन देना है, तो कौन सा डिवाइस उसके लिए प्रेफर्ड हम करेंगे? तो बेस्ट ऑक्सीजन का जो बेस्ट डिवाइस होता है ऑक्सीजन प्रेफर्ड करने के लिए किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में या आईसीयू में, तो वो होता है वेंचुरी मास्क। क्या होता है? वेंचुरी मास्क। क्यों होता है? क्योंकि ये एक्यूरेट हैं और कॉन्स्टेंशन क्या है इसका? फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन है। ये 24 से 50% तक क्या करता है? फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? वेंचुरी मास्क यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन नेवर बी मिक्स्ड विद अनदर। इनमें से कौन से इंसुलिन के अंदर दूसरा इंसुलिन मिक्स्ड नहीं करना है? कौन से के अंदर हम नहीं करेंगे? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हम कभी भी दूसरा इंसुलिन मिक्स्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक नेचर है। क्या है?
इसकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। एसिडिक क्या करता है, दूसरे के साथ काम नहीं करता। अगर इसको दूसरे के साथ वो कर देंगे तो ये प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको हम कभी भी ये दूसरे को डाइल्यूट नहीं होने देगा, प्रॉपर वर्क नहीं करने देगा, इसीलिए हम इसके साथ दूसरे इंसुलिन को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। बाकी औरों के साथ हम दूसरे जो इंसुलिन होते हैं उनको मिक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन साइन फॉर डेवलपिंग प्रेशर सोर एट स्किन इज लोकलाइज्ड। प्रेशर सोर का जो अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन साइन कौन सा होता है, किसी पेशेंट में प्रेशर सोर हो रहे हैं तो उसका जो अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन साइन है वो है कलर इन चेंज। स्किन का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या है, MgSO4 का जो एंटीडोट है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब भी किसी पेशेंट में MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसको पेशेंट को क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। IV क्या देंगे उसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और वो भी क्या देंगे, स्लोली देंगे। क्या देंगे, जब भी हम किसी पेशेंट को कैल्शियम देते हैं तो क्या देते हैं, स्लोली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ ORS इंक्लूड। एक ORS पैकेट होता है, आपने देखा होगा, उस ORS पैकेट में कौन कौन से जो कंटेंट जो वो देखने को मिलते हैं। तो ORS के जो पैकेट है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर। क्या देखने को मिलता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज देखने को मिलता है। और इस पैकेट को हम किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो जो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो होता है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज मिलता है। और इसको एक पैकेट को हम 1 लीटर वाटर में क्या करते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। किसी पेशेंट में अगर हीमोफीलिया है तो कौन से क्लोटिंग फैक्टर की हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो हीमोफीलिया ए में हमें क्लोटिंग फैक्टर किसकी देखने को मिलेगी, 8वें क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। वही बात करें हम क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होगा, वो होगा हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। हाइड्रोफोबिया किसका क्लिनिकल फीचर्स है, तो हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर। किससे डर लगना, पानी से डर लगना। ये किसका क्लिनिकल फीचर है, ये फीचर्स है रेबीज का। इसका फीचर है रेबीज का। वही बात करें हम प्लेग की, तो प्लेग का जो क्लिनिकल फीचर्स है वो होगा swollen and painless lymph nodes and painful lymph nodes, swollen and painful lymph nodes। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बिबोइस, बुबोज। क्या बोलते हैं, बुबोज बोलते हैं। वही बात करें एंथ्रेक्स का, तो एंथ्रेक्स के जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो होंगे फीवर, चिल, फटीग, ये सभी एंथ्रेक्स में देखने के मिलेंगे। वही बात करें हम फाइलेरिया में, तो फाइलेरिया के जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो लिम्फेजाइटिस, लिम्फेजाइटिस होगा और दूसरा होगा लिम्फ एडिनाइटिस।
लिम्फ एडेनाइटिस। लिम्फ एंजाइटिस का मतलब होता है कि जो वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। और लिम्फ एडेनाइटिस का मतलब होता है जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें क्या हो जाना, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन नोड्स में, लिम्फ नोड्स के अंदर क्या हो जाना, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाना। क्लियर है? चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पर दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है 15 डिग्री के एंगल पर, 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। वही बात करें हम 30 डिग्री के एंगल पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो 25 से 30 डिग्री के एंगल पर आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? आईवी। वहीं 45 डिग्री के एंगल पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? सबक्यूटेनियस। वहीं 90 डिग्री के एंगल पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो डर्मिस में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? डर्मिस में लगाते हैं। जो इसकी डोज होती है, मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, वो 0.5 ml होती है। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है हम सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लगाते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लगाते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में जो टेस्ट हम करेंगे उसके लिए लगा सकते हैं। इसके लिए जो नीडल्स होती है वो 26 से 27 गोज की होती है। 26 से 27 गोज की नीडल्स का यूज हम करते हैं। क्लियर है? डर्मिस में लगाएंगे, इसकी डोज होगी 0.5 ml। सेंसिटिविटी टेस्ट या टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए लगाएंगे, इसकी जो नीडल की साइज होगी 26 से 27 गोज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल हार्ट रेट कैन बी स्कल्टेड विद ए फीटोस्कोप। फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट रेट हम कब स्कल्टेड कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में हम क्या कर सकते हैं? फीटल हार्ट रेट टेस्ट करेंगे। जब हम फीटल हार्ट रेट स्कल्टेड करेंगे तो उस टाइम फीटल हार्ट रेट होगी 110 से 160 बीट पर मिनट। कितनी होगी? बीट पर मिनट 110 से 160 बीट पर मिनट हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following anti-hypertensive drugs is contraindicated in pregnancy? प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो कौन सी है? एनालेप्रिन। एनालेप्रिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि जो एनालेप्रिन जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट एक्ट करती है, एक्ट डायरेक्टली जो रास सिस्टम है उसके ऊपर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर क्या करती है? एक्ट करती है, जिससे फीटल या नियोनेट की डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम प्रेगनेंसी में एनालेप्रिन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The drugs of choice for methicillin resistant Staphylococcus aureus। methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA में ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है? तो MRSA के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? तो ड्रग्स ऑफ चॉइस है वेनकोमाइसिन। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलो ओरियस में जो ड्रग्स ऑफ चॉइस वो कौन सी है? वेनकोमाइसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। जो नॉर्मल पोजीशन कौन सी है यूट्रस की? तो यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन वो है रेट्रो एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। कौन सी है? एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। आपका आंसर होगा एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स। क्या है? नॉर्मल पोजीशन है किसकी? यूट्रस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग टू शुगर। किन दो शुगर्स के मिलकर लैक्टोज बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है लैक्टोज? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज क्या है? शुगर, एक प्रकार की शुगर है जो कहाँ पाई जाती है? मिल्क के अंदर, ठीक है। और वही बात करें हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किसके मिलकर बना होता है? सुक्रोज से। किससे? सुक्रोज से। तो लैक्टोज से कौन बनते हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो पाया जाता है मिल्क में, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सक्रोज से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ फेनेटोइन। फेनेटोइन का साइड इफेक्ट कौन सा है? तो फेनेटोइन का जो साइड इफेक्ट हुआ है गम हाइपरट्रोपी। फेनेटोइन अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको गम हाइपरट्रोपी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फेनेटोइन क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। कौन से? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। इनको हम एंटी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, कोल्ड एंटी कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। इसलिए यूज में लेते हैं फेनेटोइन को। यूज क्या है इस फेनेटोइन का? कंट्रोल ऑफ सीजर। सीजर को कंट्रोल करने के लिए फेनेटोइन का हम यूज लेते हैं। तो सीजर के कंट्रोल के लिए फेनेटोइन यूज करेंगे। और फेनेटोइन का जो साइड इफेक्ट हुआ है कम हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ कालाजार इज। कालाजार का वेक्टर कौन सा है? तो कालाजार का जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाइज। कौन सा है? सैंड फ्लाइज। लेशमानिया पैरासाइट इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेशमेनिया पैरासाइट। क्या बोलते हैं इसको? लेशमेनिया पैरासाइट बोलते हैं। वही बात करें हम हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या कोज करेगी? हाउस फ्लाई कोज करेगी एमेबिक डिजेंट्री, टाइफॉइड, कोलेरा। ये कौन कोज करता है? हाउस फ्लाई। वही बात करें मॉस्किटो, तो मॉस्किटो बोर्न जो इन्फेक्शन होता है, मॉस्किटो जो बोर्न इन्फेक्शन होता है वो कोज करता है येलो फीवर, मलेरिया, etc। ये कोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का जो एंटीडोट है वो है प्रोटामाइन सल्फेट। हेपेरिन का जो एंटीडोट क्या है वो है प्रोटामाइन सल्फेट। वही बात करें हम विटामिन के, तो ये किसका एंटीडोट है? वारफेरिन का। किसका एंटीडोट है? वारफेरिन का। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके लिए पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटामाइन सल्फेट, हेपारिन और वारफेरिन का जो है विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इनमें से कौन सा स्केल हम लेवल ऑफ कॉन्शियस को असेस करने के लिए यूज में लेते हैं? तो लेवल ऑफ कॉन्शियस के लिए जो हम स्केल यूज में लेते होते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ये किसके लिए? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल यूज में लेते हैं। वही बात करें हम अपगार स्कोर, तो अपगार स्कोर हम न्यू बॉर्न की जो हेल्थ होती है, हेल्थ या फिर मैच्योरिटी ऑफ न्यूबॉर्न को असेस करने के लिए लेते हैं। वही बात करें हम ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल का यूज हम प्रेशर अल्सर में असेस करने के लिए यूज में लेते हैं। किसके लिए? प्रेशर
अल्सर को असेस करने के लिए। और स्नेल चार्ट जो होता है उसका यूज हम करते हैं आई चार्ट के रूप में। किसके रूप में? आई चार्ट के रूप में। या फिर विजुअल एक्टिविटी को, विजुअल एक्यूटी के लिए, विजुअल एक्यूटी के लिए हम किसका यूज है? स्नेल चार्ट का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट आर स्टेलाइज्ड बाय। जो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको किसके द्वारा स्टेलाइज्ड किया जाता है? तो उसको स्टेलाइज किया जाता है 2% ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा? 2% ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा स्टेलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमलिच मैन्युअर इज यूज्ड फॉर। हेमलिच मैन्युअर यूज्ड किसके लिए किया जाता है? तो हेमलिच मैन्युअर यूज किया जाता है रिमूव फॉरेन बॉडी फॉर ट्रेकिया। अगर ट्रेकिया के अंदर किसी भी प्रकार के फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स फंस गए हैं या चले गए हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हेमलिच मैन्युअर यूज करते हैं। या फिर चोकिंग को, किसी पेशेंट में चोकिंग हो गया है तो चोकिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या यूज में लेंगे? हेमलिच मैन्युअर यूज में लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो और आगे पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल फिर से आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।